हेलो फ्रेंड्स। इंडियन पॉलिटी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे थे ईओआरओ और आरएस प्री के सिलेबस के अकॉर्डिंग। संसद स्टार्ट किया था और संसद में हम कर रहे थे संसदीय अधिनियम। ठीक है, तो कल हमने 25 क्वेश्चन कर लिए थे। इसके आगे के क्वेश्चंस आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया है? तो कौन सी धारा के अंदर आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया है? ये है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। तो ये है धारा 2 ख और ग के अंदर आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया है। ठीक है, कौन कौन सी है? धारा 2 के ख और ग के अंदर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किसी लोक सेवक के द्वारा धारा 3 के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम दंड का प्रावधान है। कितने माह का या साल के दंड का प्रावधान है? ठीक है, किसी लोक सेवक के द्वारा धारा 3 के अधीन तो 1 वर्ष के दंड का प्रावधान है इसमें। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 और इसके अधीन किसी लोक सेवक के द्वारा धारा 3(2), ठीक है, इसका है 7 के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम 1 वर्ष के दंड का प्रावधान है धारा 3 के अंतर्गत। अनुसूचित जाति और जनजाति निवारण अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम है 1989। इसके अंतर्गत किस धारा में विशेष न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान है? तो ये धारा है। ठीक है, तो विशेष न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान है कौन सी धारा के अंतर्गत है? तो यह है धारा 14 के अंतर्गत है विशेष न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान। तो ये जो अधिनियम है 1989, इसके अध्याय 4 है, इसकी धारा है 14(1) और इसमें शीघ्र न्याय एवं परीक्षण के लिए एक या अधिक जिलों में एक विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान है। जबकि धारा 15 की बात करें तो इसके अंदर विशेष लोक अभियोजक इसकी व्यवस्था की गई है। तो धारा 14 के अंदर तो विशेष न्यायालय की व्यवस्था है और धारा 15 के अंदर क्या है? विशेष लोक अभियोजक की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 और इसके अधीन अपराधों का निवारण करने के लिए राज्य सरकार किसकी सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट कर सकती है? ठीक है, तो सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट कर सकती है। ठीक है, किसकी सहमति से? तो ये कर सकती है उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी सहमति से। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 14(1), ठीक है, इसके अधीन अपराधों का निवारण करने के लिए राज्य सरकार जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय क्या है? विनिर्दिष्ट कर सकती है। किसको कर सकती है? सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय जो है विनिर्दिष्ट कर सकती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करने का प्रयोजन क्या है? तो सेशन न्यायालय जो है उसको विशिष्ट न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करने का प्रयोजन है शीघ्र विचारण। ठीक, शीघ्र विचारण। तो ये है धारा 14(1). इसके अनुसार सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करने का प्रयोजन क्या है? शीघ्र विचारण है। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम है 1989। इसके अंतर्गत किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश के जो है विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील होती है। ठीक है, केवल तथ्यों के संबंध में होती है, केवल विधि के संबंध में होती है, या तथ्यों और विधि के संबंध में होती है, या उपरोक्त में से किसी कोई भी नहीं। ठीक है, तो किसके विरुद्ध जो है उच्च न्यायालय के अंदर अपील होती है? तो ये होती है तथ्य और विधि दोनों के संबंध के अंदर। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो ये 1989 का अधिनियम है, इसकी धारा है 14 के। इसके अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता है 1973।
इसमें किसी बात के होते हुए भी किसी विशेष न्यायालय या किसी अनन्य विशेष न्यायालय के किसी निर्णय, कोई भी निर्णय होता है, दंडादेश या आदेश जो अंतर्वर्ती आदेश नहीं है के विरुद्ध जो अपीलें हैं तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में उच्च न्यायालय में होगी। किसमें होगी? उच्च न्यायालय के अंदर। तथ्य भी हो सकता है या विधि भी हो सकता है, दोनों के संबंध में। ठीक है, तो याद रखिए तथ्य और विधि। अगला है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए एक प्रावधान है जो निम्न में से किस एक सिद्धांत पर आधारित है? तो ये जो अधिनियम है जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। तो ये आधारित है संरक्षा विभेद का सिद्धांत पर। कौन से सिद्धांत पर? संरक्षा विभेद के सिद्धांत पर। यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 15 इसके अंदर दी गई व्यवस्था के क्रियान्वयन के संदर्भ में है और इस अनुच्छेद से संरक्षा विभेद का सिद्धांत निर्गत होता है। तो कौन सा सिद्धांत है? संरक्षा विभेद का सिद्धांत। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति किसे है? सामूहिक जुर्माना या तो अधिरोपित करने की या वसूल करने की शक्ति प्राप्त है किसको? राज्य सरकार को। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराध अभियोजन में न्यायालय निम्न में से क्या उपधारित कर सकता है? तो न्यायालय क्या उपधारित कर सकता है निम्न में से? न्यायालय कर सकता है दुष्प्रेषण, सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य, ये तीनों ही उपधारित कर सकता है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा इसका आंसर। अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989 के निम्नलिखित में से किस धारा में भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना उपबंधित है? तो भारतीय दंड संहिता जो है उसके उपबंधों का लागू होना कौन सी धारा के अंदर उपबंधित है? तो धारा 6 के अंदर है। ठीक है, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 6 इसके अंदर भारतीय दंड संहिता जो आईपीसी है उसकी कुछ धाराओं को लागू किए जाने का प्रावधान है और इसके तहत भारतीय दंड संहिता 1860 इसकी धारा है 34 और 149 के उपबंध और भारतीय दंड संहिता का अध्याय 3, अध्याय 4, 5, अध्याय 5 क और अध्याय 23 इसके उपबंध लागू होंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए जांच अधिकारी कितने दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा? तो अपराध किसी ने कर दिया तो जांच अधिकारी कितने दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा? ठीक है, तो वर्ष 1995 के तत्संबंधी विषयों के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो है इसके अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए जांच अधिकारी द्वारा 30 दिनों के भीतर, ठीक है, जांच पूरी करके रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को सौंपने का प्रावधान था। 1995 की बात है ये, 30 दिनों के अंदर, जिसे पुलिस अधीक्षक राज्य के पुलिस महानिदेशक को तत्काल अग्रसारित करता था। वर्ष 2016 की बात करें तो इन नियमों में हुए संशोधन के तहत ये प्रावधान किया गया कि ऐसे अपराध के लिए जांच अधिकारी उच्च प्राथमिकता पर जांच पूरी करेगा, तो हाई प्रायोरिटी देगा इसको, और पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जो बाद में रिपोर्ट को तुरंत राज्य सरकार को, पुलिस महानिदेशक या पुलिस आयुक्त को भेजेगा और संबद्ध पुलिस थाने का भार साधक 60 दिन की अवधि में, ठीक है, कितनी अवधि में? 60 दिन की अवधि में, इस अवधि में जांच की अवधि भी शामिल है, इसके भीतर विशेष न्यायालय या अनन्य जो विशेष न्यायालय है इसमें आरोप पत्र फाइल करेगा। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो ये था उसके अंदर डी माना गया था इसका आंसर। ठीक है, तो ये डी आंसर है इसका। 30 दिन 2017 में आया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है लोक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन निम्न में से क्या पूर्णतः निषिद्ध है? तो क्या पूर्णतः निषिद्ध बताना है इस अधिनियम के अधीन? तो गिरफ्तारी पूर्व जमानत, ठीक है, गिरफ्तारी से पहले जमानत जो है ये निषिद्ध है, मतलब आपकी गिरफ्तारी होएगी इसमें। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की निम्नलिखित में से किस धारा में अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है? तो कौन सी धारा है जिसके अंदर अग्रिम जमानत नहीं करवा सकते? तो धारा है 18 के अंतर्गत। ठीक है,
तो इस अधिनियम की धारा है 18। इसके अंदर प्रावधान है कि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438, ठीक है, कौन सी धारा है ये 438, इसके तहत अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। ज्ञातव्य है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 इसके अंदर अग्रिम जमानत किए जाने का प्रावधान है, ठीक है। तो 438 के जो है इसके तहत जो है जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी के द्वारा किया जाएगा जो खालिस्तान रैंक से कम नहीं हो। तो इसका अन्वेषण कौन सी रैंक का पुलिस अधिकारी करेगा? तो उप अधीक्षक जो है उससे कम रैंक के अधिकारी द्वारा इसका जो है अन्वेषण नहीं किया जाएगा, ठीक है। जांच जो है की जाएगी वो की जाएगी उप अधीक्षक से ऊपर के लेवल के अधिकारी के द्वारा। तो इसके क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 1995 में बनाए गए नियमों के अंतर्गत नियम 7(1), कौन सा नियम है 7(1), इसके तहत इस अधिनियम के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी के द्वारा किया जाएगा जिसकी रैंक जो है उप अधीक्षक की रैंक से कम नहीं होनी चाहिए। निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय को नहीं दी गई है? तो कौन सी शक्ति नहीं दी गई है विनिर्दिष्ट जो है विशेष न्यायालय इसको? किसी अपराध के दोष सिद्ध अभियुक्त की संपत्ति का संपहरण और पुलिस से जो है भिन्न किसी व्यक्ति को अतिरिक्त अन्वेषण करने के लिए अधिकृत करना, ऐसे व्यक्ति को किसी क्षेत्र से हटाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है, या ऐसे व्यक्ति का माप और फोटोग्राफ लेना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है। तो जो पावर दी गई है वो सेकंड वाली नहीं दी गई है। तो पुलिस से भिन्न किसी व्यक्ति को अतिरिक्त अन्वेषण करने के लिए अधिकृत करना, ठीक है। तो इसकी जांच जो करेगी वो पुलिस ही करेगी और उसकी रैंक जो होनी चाहिए वो भी उप अधीक्षक से ऊपर की लेवल की रैंक होनी चाहिए। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन विशेष न्यायालय निम्न में से कौन सी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता? तो विशेष न्यायालय जो है कौन सी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता? तो ये सामूहिक जुर्माना आरोपित करने का जो है प्रयोग नहीं कर सकता। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन विशेष न्यायालय दिए गए विकल्पों में से सामूहिक जुर्माना आरोपित करने की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। उक्त अधिनियम की धारा है 16 और 16 के तहत सामूहिक जुर्माना आरोपित करने और वसूलने की शक्ति जो है किसको प्राप्त है? राज्य सरकार को, ठीक है। तो विशेष न्यायालय को ये पावर नहीं है, राज्य सरकार को पावर प्राप्त है। अनुसूचित जाति और जनजाति जो अधिनियम है 1989, इसके अधीन अपराध के लिए अभियोजन में अभियुक्त अपने बचाव में अभिभाग नहीं ले सकता है कि, ठीक है। तो अपराध के लिए अभियोजन में अभियुक्त जो है अपने बचाव में अभिभाग नहीं ले सकता है कि कार्य निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया गया था, वह भी पीड़ित की ही जाति का है, कार्य से इतनी थोड़ी अपहानि हुई है जो शिकायत का विषय नहीं हो सकता है, या कोई नहीं। तो ये जो है इसके अधीन अपराध के लिए अभियोजन में अभियुक्त अपने बचाव में अभिभाग मतलब प्ली ले सकता है कि वह भी पीड़ित की ही जाति का है, जबकि विकल्प ए और सी में दिए गए आधार का नहीं ले सकता। अतः इसके दो उत्तर हो सकते हैं, ए और सी, ठीक है। तो ए तो है कार्य निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया गया था और कार्य से इतनी थोड़ी अपहानि हुई है जो शिकायत का विषय नहीं हो सकता। इन दो केस के अंदर अभिभाग नहीं ले सकता। इस अधिनियम के तहत अभियुक्त पर अभियोग जो है तभी चलाया जा सकता है जब वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो, ठीक है। किसका नहीं हो? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का नहीं होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संशोधित उत्तर कुंजी में एक से अधिक आंसर सही होने के कारण, ठीक है, इसमें बोनस दिया था। नेक्स्ट है अधिनियम 1989 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है
जादू टोना करने या डाइन होने के अभिकथन पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को शारीरिक हानि पहुंचाएगा या मानसिक यंत्रणा देगा तो वह किस अवधि के कारावास में दंडित होगा? तो वह होगा जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी, किंतु जो 5 वर्ष तक की भी हो सकती है, और जुर्माना, ठीक है, तो जुर्माना और मिनिमम जो है 6 साल की सज़ा होगी उसको, अगर इस केस के अंदर वो उसको दंड मिलता है तो ये है, इसकी धारा है 31ZB। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य नहीं है, जादू टोना करने या डायन होने के अभिकथन पर अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य को शारीरिक हानि पहुंचाता है। मतलब इस केस के अंदर वो बोलता है कि भाई जादू टोना है या डाइन 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 उसको डाइन कहता है अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य को, बिना अनुसूचित जाति और जनजाति का सदस्य, तो उस केस में उसको जो है, इस धारा है 31ZB, इसके अंतर्गत कारावास से जिसकी अवधि होगी 6 माह से कम, कारावास होगा उसको 6 मंथ का, और 5 वर्ष तक की ये कारावास हो सकता है, और जुर्माना भी होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिनियम के अंतर्गत अपराध ऐसे व्यक्ति के द्वारा कारित किया जाता है जो अनुसूचित जाति और जनजाति का सदस्य नहीं है, तो सही है ये। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 14(1) में स्थापित अनन्य विशेष न्यायालय धारा 2(घ) में परिभाषित किया गया है। तो हमको असत्य पूछ रहा है, तो ये कथन असत्य है, तो अपना आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। पीड़ित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 2(ग) में परिभाषित किया गया है, तो ये भी सही है। और आश्रित जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 2(ख) में परिभाषित है, तो ये भी सही है। तो इस तरीके से दूसरा वाला असत्य है और हमसे असत्य ही पूछा गया है। अनुसूचित जाति जनजाति नियम 1995, ठीक है, ये है 1995। इसमें निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरी समिति के गठन का उपबंध किया गया है? तो जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरी समिति का गठन किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो ये किया गया है धारा 17 के अंतर्गत। कौन सी धारा के अंदर? धारा 17 के अंतर्गत जो है इसके गठन का उपबंध किया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति नियम 1995 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री इसका उपबंध किया गया है? तो वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री का उपबंध किया गया है धारा 18 के अंतर्गत, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या होगी? राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष 31 मार्च से पहले केंद्र सरकार को अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए किए गए उपायों और इसके द्वारा पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान तैयार की गई विभिन्न स्कीम योजनाओं के बारे में है जो रिपोर्ट जो है अग्रेसित करती है। सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार PESA अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया। निम्न में से कौन सा एक इसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है? तो PESA का उद्देश्य के रूप में कौन सा जो है अभिज्ञात नहीं है? तो ये है जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना, ठीक है। ये जो है अभिज्ञात नहीं है, इसमें PESA अधिनियम है 1996 का। तो अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार पंचायत अधिनियम है 1996। इसका उद्देश्य है अनुसूचित क्षेत्रों में पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से सुशासन स्थापित करना, जिससे पारंपरिक अधिकारों की रक्षा हो सके और जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त किया जा सके। इस अधिनियम में यह प्रावधान नहीं है कि जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण किया जाए। तो जनजातीय क्षेत्रों के अंदर स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण नहीं किया जा सकता, ठीक है। संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? सूचना का जो अधिकार अधिनियम है वो है 2005 का। तो 15 जून 2005 को जो है इसको स्वीकृति प्राप्त हुई राष्ट्रपति की। तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है इसको संसद के द्वारा पारित किया गया था 11 मई 2005 को, राज्यसभा के द्वारा पास किया गया था 12 मई 2005 को। इसके बाद 15 जून 2005 को तत्कालीन राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनके द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई
और अधिनियम की कुछ धाराएं तत्काल प्रभावी हुई थी, जबकि शेष अधिनियम इसके अधिनियमित होने के 120 दिन बाद मतलब 12 अक्टूबर 2005 से ये प्रभावी हुआ था। ठीक है, तो कुछ धाराएं तो तुरंत प्रभावी हो गई थी 15 जून 2005 से, और बाकी की हुई थी 12 अक्टूबर। ठीक है, 12 और 13 अक्टूबर की मध्य रात्रि को। सूचना का अधिकार की बात करें तो ये एक विधिक अधिकार है, और इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को यह विधिक अधिकार प्राप्त है कि वह सार्वजनिक संस्थानों से आवश्यक सूचना मांग सकता है। ठीक है, नहीं मिलने पर अपील कर सकता है। उच्चतम न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19(1) के इसके अंदर प्रदत्त वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के मूल अधिकार में निहित माना है, तथापि यह संविधान में उल्लेखित न होने के कारण संवैधानिक अधिकार नहीं है, तो इसको अलग से बनाया गया है। तो ये क्या है, एक विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार 2005 में जो है पारित हुआ था। सूचना का अधिकार के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है, तो एक विधिक अधिकार है ये। सूचना का अधिकार क्या है, एक विधिक अधिकार है। ठीक है, और एक मूल अधिकार है, तो दोनों ही है ये, मूल अधिकार और विधिक अधिकार। तो सूचना का अधिकार वर्ष 2005 के संसदीय अधिनियम के तहत एक विधिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में इसे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) इसके तहत प्रदत्त वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वतंत्र के मूल अधिकार में निहित माना है। इस आधार पर यदि एक ही विकल्प का चयन करना हो तो विधिक अधिकार है और इसका अभिष्ट उत्तर होगा, परंतु प्रश्न में यदि दो विकल्प चयनित करने हो तो विधिक अधिकार के साथ मूल अधिकार भी इसका उत्तर होगा। तो अगर दो ऑप्शन सेलेक्ट करने हो तो दोनों सही है इसमें, ए और बी, और अगर केवल एक ही सेलेक्ट करना है तो क्या होगा, विधिक अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका के अंदर उल्लेखित है, तो कौन सी शब्दावली है जो सूचना के अधिकार के अंदर उल्लेखित है, तो ये है सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, संसूचित नागरिकता और नागरिक लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता। तो ये चारों इसके अंदर क्या है, उल्लेखित है। तो डी आंसर हो जाएगा अपना, आरएस का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो उद्देशिका में उल्लेखित जो है 2005 का सूचना का अधिकार के अंदर क्या क्या है शामिल, सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, संसूचित नागरिकता और लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता। अगला है सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, उद्देश्यों के संबंध में, ये 2021 आरएस का क्वेश्चन है, तो उद्देश्यों के संबंध में बताना है कौन सा सही नहीं है। सरकार के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ाना, हमारे लोकतंत्र को ऐसा बनाना ताकि वह वास्तव में लोगों के लिए काम करे, समाज की महिलाओं और कमजोर तबकों को सशक्त करने के लिए काम करना और नागरिकों को सशक्त करना। तो कौन सा सही नहीं है बताना है इसके अंदर, सूचना के अधिकार जो है अधिनियम के उद्देश्य के संबंध में, तो सी वाला इसमें सही नहीं है, समाज की महिलाओं और कमजोर तबकों को सशक्त करने के लिए काम करना। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य नहीं है, बाकी सारे उद्देश्य हैं इसके। तो सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य है नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार की कार्यशैली में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ाना, भ्रष्टाचार को रोकना और हमारे लोकतंत्र को सही मायने में लोगों के लिए कार्य करने वाला बनाना। यह स्पष्ट है कि सूचना जो है प्राप्त नागरिक शासन के साधनों पर आवश्यक नज़र करने के लिए बेहतर रूप से तैयार होता है और सरकार को जनता के लिए और अधिक जवाबदेही बनाता है। सूचना का अधिकार, ठीक है, आप जो भी सूचना प्राप्त करना चाहोगे पब्लिक डिपार्टमेंट से वो आपको मिल जाएगी। ये अधिनियम नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में जागरूक करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ठीक है, तो कहाँ पे कौन सा कार्य चल रहा है तो उसके बारे में जागरूकता भी मिलती है। समाज की महिलाओं एवं कमजोर वर्गों को सशक्त करना इसका उद्देश्य नहीं है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 और इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उसे चुनिए जो प्रावधानित नहीं है और विशिष्ट रूप से विमुक्त है। यह जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं है। आवेदक जो सूचना हेतु अनुरोध करता है उसे सूचना मांगे जाने के कारणों को देना होगा। मुख्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना या प्रत्येक सूचना आयुक्त अपने पद पर 5 वर्ष की अवधि या जब वह 65 वर्ष की आयु का हो जाए, दोनों में से जो भी पहले हो तक पद पर बना रहेगा। तो
उसे चुनना है जो प्रावधिक नहीं है। तो ये ऑप्शन कौन सा प्रावधिक नहीं है, तो बी जो है इसका बी आंसर सही है। आवेदक जो सूचना हेतु अनुरोध करता है उसे सूचना मांगे जाने के कारणों को देना होगा। तो ये जो प्रश्नकाल के दौरान ये क्वेश्चन है 2006 का। इसके दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में विकल्प बी के अनुसार अतिरिक्त प्रावधान सभी थे। ठीक है, तो विकल्प बी का स्पष्टीकरण देख लेते हैं। अध्याय सेकंड के खंड 6 उपबंध 2 के अनुसार सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक को सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे सिवाय उसके जो उससे संपर्क करने के लिए आवश्यक हो देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार फिर संशोधन किया गया है इसके अंदर। 2005 में तो आपको ब्यौरा देने की जरूरत नहीं थी। 2019 के अंदर क्या किया गया है, इसके तहत केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त और प्रत्येक सूचना आयुक्त और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और प्रत्येक सूचना आयुक्त का कार्यकाल जो है पदग्रहण की तारीख से 5 वर्ष के स्थान पर केंद्रीय सरकार द्वारा विहित अवधि, ठीक है, अब तक 3 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक कर दिया गया है। तो अब कितना कर दिया गया है इनका कार्यकाल, 3 वर्ष या 65 वर्ष। 2015 में जम्मू कश्मीर को प्राप्त जो है विशेष स्थिति के समापन के बाद और इसके पुनर्गठन के प्रभावी होने के साथ ही सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो है जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में भी लागू हो गया है। तो ये जो नियम है वो किस में लागू हो गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर। ठीक है, तो ये 5 वर्ष की अवधि वाला भी घटाकर कितने कर दिया गया, 3 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट है केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, तो ये 5 वर्ष और 65 वर्ष के स्थान पर कितना है, 3 वर्ष या 65 वर्ष है। ठीक है, मजदूर किसान शक्ति अधिनियम संगठन जो है MKSS नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न में से किससे संबंधित है। मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS सामाजिक आंदोलन, तो ये संबंधित है RTI अधिनियम, राइट टू इंफॉर्मेशन, उससे संबंधित है। तो मजदूर किसान शक्ति संगठन है MKSS, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1987 के अंदर। अरुणा राय, निखिल डे, शंकर सिंह आदि सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। इस संगठन को विशेष रूप से सूचना के अधिकार के लिए संघर्ष एवं जन आंदोलन के लिए जाना जाता है। तो सूचना के अधिकार के लिए संघर्ष किया था एक तरीके से इस संगठन ने। वस्तुतः भारत में सूचना के अधिकार हेतु जन आंदोलनों की शुरुआत वर्ष 1990 से मानी जाती है, जब MKSS ने राजस्थान सरकार से अकाल राहत कार्य और दी जाने वाली मजदूरी के आंकड़ों को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर सफल जो है संघर्ष किया था। सूचना के अधिकार अधिनियम को लाने में भी इस संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है, किसको कौन से अधिनियम को लाने में, सूचना के अधिकार अधिनियम को लाने में इस संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है, तो ये है नमित शर्मा बनाम भारत संघ, ये संबंधित है सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है और इसका कारण है इसे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी मीलों तक यात्रा करनी है। तो सही बताना है दोनों में से। तो सही तो दोनों है, लेकिन जो है कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, दोनों सही है लेकिन कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम से सामान्यतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व के मनोभाव में वृद्धि हुई है, तथापि अभी भी इस दिशा में काफ़ी कुछ किया जाना शेष है। तो कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कथन की सही व्याख्या नहीं है कारण। सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य क्या है, तो सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। किस उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि RTI जो है आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का कारण अवश्य बताना चाहिए। तो कारण बताना चाहिए RTI मांगने वाले को। तो ये कौन से हाई कोर्ट ने कहा है, तो ये कहा है मद्रास हाई कोर्ट ने।
निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्वों में कौन सम्मिलित नहीं है? नागरिक अधिकार जो पत्र होता है उसके मूल तत्वों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये RS 2021 का है क्वेश्चन। तो नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व में सम्मिलित नहीं है, तो अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान सम्मिलित नहीं है इसमें। विभाग अथवा अभिकरण के द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का विवरण, सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विभिन्न विधियों को प्रचारित करना तथा किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा करना नागरिक अधिकार पत्र जो है इसके मूल तत्वों के अंदर शामिल है, किंतु अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान इसमें शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? अभिकरण के कार्य का निरीक्षण। भारत में सार्वजनिक सेवाओं के संदर्भ में नागरिक अधिकार पत्र की संकल्पना को सर्वप्रथम मई 1997 के अंदर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो है संपन्न राज्यों संघीय क्षेत्रों में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में अपनाया गया था। ठीक है, कब अपनाया गया था? 1997 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो संपन्न राज्य और संघीय क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों को सम्मेलन हुआ उसके अंदर अपनाया गया था। तो इसके अंदर जो है शामिल कौन सा नहीं है? अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान। राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी जो होते हैं, अधिनियम 2006, इसके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय जो है केंद्रक अभिकरण नोडल एजेंसी है? तो नोडल एजेंसी है कौन सा है? राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन के लिए तो नोडल एजेंसी है जनजातीय कार्य मंत्रालय। कौन सा डिपार्टमेंट है? जनजातीय कार्य मंत्रालय। तो ये है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ये इसके लिए नोडल एजेंसी है। 2006 जो है अधिनियम था ये अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी जो है अधिनियम 2006। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारियों की मान्यता अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों और दोनों की प्रकृति और विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कौन प्राधिकारी होगा? तो ये 2006 का अधिनियम है अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी जो अधिनियम 2006, इसके अधीन व्यक्तिगत या सामूहिक वन अधिकारों और दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए जो प्राधिकारी है वो कौन है? तो वो है ग्राम सभा। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 की धारा है 6(1). ठीक है, कौन सी धारा है? 6(1). इसके अनुसार ग्राम सभा व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने हेतु प्राधिकारी है और इसके बाद तहसील और जिला स्तर पर इसकी जांच की जाती है। कौन से लेवल पर की जाती है? तहसील और जिला स्तर पर। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था? ठीक है, तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 जो है कि कौन से प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था? तो स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है, अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए प्रावधानित अनुदान के अनुरूप यह अनुच्छेद 243(a) के अंतर्गत उल्लेखित ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों के अनुरूप। तो ये जो अधिनियम हुआ था वो हुआ था स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। तो 1 हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो भारतीय जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 की बात हो रही है, भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वस्थ पर्यावरण में रहने के अधिकार जो जीवन के अधिकार आर्टिकल 21 का भाग है। कौन सा आर्टिकल है ये? आर्टिकल 21 इसके अनुरूप है और इस अधिनियम के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन किया गया है अक्टूबर 2010 के अंदर। ठीक है, तो किसका गठन किया गया है? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, इसका गठन। भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT, ठीक है, NGT नेशनल ग्रीन ट्राइबल, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2010 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी निर्णय से कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कर सकता है वो 90 दिन के भीतर। ठीक है, अगर NGT जो है
इसके निर्णय से व्यथित हो गया कोई, तो वो सर्वोच्च न्यायालय के अंदर 90 दिन के भीतर जो है याचिका दायर कर सकता है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसको ब्रिटिश शासकों ने बनाया था, सही है ये। इसका उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना था, तो ये सत्य नहीं है, तो बी वाला सत्य नहीं है। यह भारत की संसद के एक अन्य अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जा चुका है और इसका क्रियान्वयन विवादित हो गया था, तो ए, सी और डी सही है, दूसरा गलत है इसमें। भूमि अधिग्रहण अधिनियम की बात करें 1894, कब का कानून है ये? 1894 का, और इसका उद्देश्य भारत के अंदर भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य था सार्वजनिक संस्थाओं, संगठन और कंपनियों और उस तत्संबंधी उद्देश्य होती है भूमि अधिग्रहण के लिए कानून बनाना। ठीक है, तो भूमि सुधार उसका उद्देश्य नहीं था, भूमि अधिग्रहण के लिए ये कानून बनाया गया था। ये अधिनियम 1 मार्च 1894 को अस्तित्व में आया था और इस अधिनियम को भारत की संसद के द्वारा बनाए गए 2013 का अधिनियम है। भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन, इसमें उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013, ये नया कानून आ गया है, इसकी जगह अधिनियम आ गया है। निम्न में से कौन से श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है? मजदूरी संहिता 2019 में जो शामिल किया गया है वो किस किस को किया गया है? तो ये किया गया है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को, बोनस भुगतान अधिनियम को और समान पारिश्रमिक अधिनियम को। तो 3 हो जाएंगे इसके अंदर। तो द कोड ऑन वेजेस 2019, इसमें 4 श्रम अधिनियमों जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम यानी मिनिमम वेजेज एक्ट 1948, मजदूरी संदाय अधिनियम द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 का है ये, और बोनस संदाय अधिनियम द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, और समान पारिश्रमिक अधिनियम द इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट 1976, इसको शामिल किया गया है। तो इसके अंदर 2019 का है ये मजदूर संहिता, इसके अंदर 4 अधिनियमों को शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है, बोनस भुगतान अधिनियम है, समान पारिश्रमिक अधिनियम है, और एक है मजदूरी संदाय अधिनियम। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? कंपनी अधिनियम, कंपनी एक्ट 2013 का है, भारतीय संविदा अधिनियम 1870 का है, गलत है, 1872 का है भारतीय संविदा अधिनियम। ठीक है, तो ये सम्मिलित नहीं है, बी वाला, बाकी सारे सम्मिलित है। साझेदारी अधिनियम है 1932 का, और वस्तु विक्रय अधिनियम है 1930 का। ठीक है, कंपनी अधिनियम कब बना? 2013 में, साझेदारी अधिनियम 1932 में, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 में, और भारतीय संविदा अधिनियम है 1972 में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908 का नहीं है, ये 1907 का है। ठीक है, तो पहला इसमें अंदर गलत है, इस तरीके से अपना आंसर भी यही हो जाएगा। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 का है, भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम है 1908 का, समाचार पत्र अधिनियम है 1908 का। तो ये सारे सही हो जाएंगे इस तरीके से। पहला गलत है, 1908 दे रखा था तो 1907 होना चाहिए। आपदा प्रबंधन एक्ट कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 2005 के अंदर, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, तो भारत सरकार ने बनाया था इसको, और ये अधिनियम जो है विधेयक राज्यसभा के द्वारा 28 नवंबर 2005 को और लोकसभा के द्वारा 22 दिसंबर 2005 को पारित किया गया था, और 13 दिसंबर 2005 को राष्ट्रपति ने इसकी स्वीकृति दे दी थी। ठीक है, तो 2005 का अधिनियम है, ये एक्ट बनाया गया था 2005 में, आपदा प्रबंधन एक्ट। भारत की संसद के द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 2005 के अंदर पारित हुआ था। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। ठीक है, आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, तो अधिनियम बना था 2005 में, और इसके तहत भारत के प्रधानमंत्री को की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत में आपदा प्रबंधन के लिए एक शीर्ष निकाय है। तो शीर्ष निकाय कौन सी है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, और इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ये होता है प्रधानमंत्री।
राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण में एक तो अध्यक्ष होता है और 9 से अनधिक सदस्य होते हैं। तो एक अध्यक्ष होता है और 9 से अनधिक सदस्य होते हैं। भारत का प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रीय प्राधिकरण का प्रधान अध्यक्ष होता है और अन्य सदस्य जो है वो भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष के द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं। नेक्स्ट है, लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किन कानूनों में प्राप्त हुआ? तो असाधारण शक्तियों को विधिक अधिकार जो है कौन से कानून से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है 2005 और एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897। तो दोनों के अंतर्गत ये पावर प्राप्त हुई है। तो 2 और 4 इसका सही हो जाएगा। कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए लगाया गया था। लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक अधिकार डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 से प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ये विधिक आधार प्राप्त हुआ था इन दोनों से। कोविड-19 को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा महामारी घोषित किए जाने के बाद देश में इसके बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने 11 मार्च 2020 को महामारी अधिनियम है 1897 इसको लागू करने का निर्णय लिया था। ठीक है, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 को लागू करने का निर्णय लिया था भारत सरकार ने। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया? तो वन संरक्षण अधिनियम अधिनियमित किया था 1980 के अंदर। ठीक है, तो वनों के संरक्षण और उससे संबंधित अथवा उससे आनुषंगिक और प्रासंगिक विषयों का उपबंध करने वाले इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जो है वन संरक्षण अधिनियम 1980 है। यह जो है 25 अक्टूबर 1980 से प्रभावी हुआ था। कब से प्रभावी हुआ था? 25 अक्टूबर 1980 से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आधार जो है मेटा डाटा को 3 महीनों से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता। आधार मेटा डाटा को राज्य निजी निगमों से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता। आधार जो है बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है और आधार भारत की संचित निधि से हितलाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। तो सही बताने हैं इसमें, तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 इसके अंदर सही है। राज्य जो है निजी निगमों से आधार डेटा करने के लिए अनुबंध नहीं कर सकता और आधार जो है भारत की संचित निधि से हितलाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। ठीक है, तो ये दोनों सही है इसमें। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2018 इसके अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में उल्लेखित किया है कि आधार मेटा डाटा को 6 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता। तो 6 महीने से अधिक जो है इसको संग्रहित नहीं रखा जा सकता। 3 महीने की जगह 6 महीने आने चाहिए इसमें। इसके बाद में अतः यह निर्णय आधार प्रमाणीकरण विनियम 2016 में वर्णित 5 वर्षों तक इसे सुरक्षित संग्रहित करने के प्रावधान को गलत ठहराता है। इस प्रकार कथन 1 गलत है। कथन 2 सही है क्योंकि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार राज्य निजी निगमों में आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य नहीं है। किसको बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए भी जो है अनिवार्य नहीं है, बल्कि केवाईसी मानकों के संदर्भ में इसका स्वैच्छिक रूप से उपयोग किया जा सकता है। कथन 3 भी सही नहीं है। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी अभिकथित किया है कि भारत की संचित निधि से जो वित्तीय प्राप्त करने वाली कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा लक्षित लाभार्थियों तक इतला पहुंचाने के लिए आधार का उपयोग विधि सम्मत है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। शिक्षा का अधिकार आरटीआई जो है आरटीई अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति में संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता का होना आवश्यक है। या आरटीई जो अधिनियम है इसके अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप लिए गए अध्यापक अर्हता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और भारत में 90% से अधिक अध्यापक जो है शिक्षा संस्थान प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकारों के अधीन है। तो केवल दूसरा इसमें सही है, बाकी दोनों गलत है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 की उपधारा 1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार के द्वारा 5 अप्रैल 2010 को जारी अधिसूचना के तहत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCT
इसको शिक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र व्यक्तियों के लिए न्यूनतम अर्हताओं का निर्धारण करने वाले शैक्षिक प्राधिकरण के रूप में प्राधिकृत किया गया है। और इस अधिनियम के अनुसार क्या है कि प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी भी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं एनसीटी, इसके दिशा निर्देशों के अनुरूप किए गए अध्यापक अर्हता परीक्षण में उत्तीर्ण होना इसमें आवश्यक है। एनसीटी में यदि सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों अथवा विद्यालयों के द्वारा विज्ञापन जारी करके अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, तो ऐसी स्थिति में नियुक्तियां राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मतलब स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण विनिमय 2001 के अनुसार ही की जा सकती है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में भारत में लगभग 90% जो अध्यापक है शिक्षा संस्थान निजी क्षेत्र के तहत है, तो इस तरीके से ये निजी क्षेत्र वाला तो गलत हो जाता है, ठीक है। तो राज्य सरकार के अधीन नहीं है, ये निजी क्षेत्र के अधीन है। और जो प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण के लिए एनसीटी के दिशा निर्देशों के अनुरूप आपने अध्यापन कार्य की न्यूनतम अर्हता आवश्यक है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट है राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत होती है। राज्य खाद्य आयोग उसकी जो स्थापना होती है वो होती है कौन से अधिनियम के अंतर्गत, तो वो होती है एनएफएसए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत, ठीक है। तो इसकी धारा है 16, इसके तहत होती है इसकी स्थापना। और इस अधिनियम की धारा 16 के अनुसार प्रत्येक राज्य अधिसूचना के द्वारा इस अधिनियम के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण और उसका पुनर्विलोकन करने के प्रयोजन के लिए एक राज्य खाद्य आयोग का गठन करेगी। तो राज्य खाद्य आयोग का गठन किसके अंतर्गत होता है, एनएफएसए एक्ट 2013 के अंतर्गत। भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है बताना है। तो राज्य सरकार यदि उपयुक्त समझे तो वह जिले में एक से अधिक जिला फोरम स्थापित कर सकती है, सही है। जिला फोरम की कोई एक सदस्य महिला होनी चाहिए, यह भी सही है। जिला फोरम उन्हीं शिकायतों को सुनवाई करता है जिनमें माल या सेवाओं का कुल मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता। तो ये गलत कथन है, तो हमारा आंसर भी यही हो जाएगा। उपभोक्ताओं के हितों का सामान्य प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य सरकार जो है जिला फोरम के सम्मुख बेचे हुए माल या दी हुई सेवाओं के संबंध में शिकायत दर्ज कर सकती है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस संसदीय अधिनियम से संबंधित। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईओआरओ के सिलेबस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट पार्ट, उच्चतम न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन। थैंक यू फ्रेंड्स।